है कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। टिकट आवंटन पर खुलकर उदय भान ने अपनी बात रखी। आपको बताएं कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कई बातों का जिक्र किया। देर रात लिस्ट जारी करना हमारी रणनीति का हिस्सा था, ये उन्होंने कहा। कांग्रेस ने जिताऊ उम्मीदवारों को टिकट दिया, उदय भान ने ये कहा है। तो इंडिया न्यूज से खुलकर उन्होंने बातचीत की है, एक्सक्लूसिव बातचीत उनकी। और आपको बताएं कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू, जहां टिकट आवंटन पर पूछे गए सवालों पर उन्होंने खुलकर जवाब दिया, खुलकर अपनी बात रखी। कांग्रेस ने जानबूझकर, और देखिए इसी से जुड़ी एक और बड़ी जानकारी, दरअसल उदय भान ने आगे ये भी कहा कि कांग्रेस में परिवारवाद नहीं है, सांसदों के परिवार में मेरिट के आधार पर टिकट मिला, ये उदय भान ने कहा है। हमने किसी मौजूदा सांसद को टिकट नहीं दिया, ये उन्होंने कहा है। तो ये बड़ी खबर हम आप तक साझा कर रहे हैं। बीजेपी के टिकट वितरण पर उदय भान ने गंभीर सवाल खड़े किए। उदय भान ने कहा है कि बीजेपी ने बाहर से आए नेताओं को टिकट दी है। ये बड़ी जानकारी और ये बड़ी खबर हम आप तक साझा कर रहे हैं। एक्सक्लूसिव इंटरव्यू उदय भान का, तो देखिए ये उन्होंने कहा है। और उन्होंने और क्या कुछ जिक्र किया है वो हम आप तक लगातार साझा कर रहे हैं। कांग्रेस ने बाहर से आने वाले कुछ नेताओं को टिकट दिया, ये उदय भान ने कहा है। उन्होंने आगे ये भी कहा है कि बीजेपी ने रामविलास शर्मा का अपमान किया, ये उदय भान ने कहा है। तो हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान का ये दावा भी है। तो देखिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कई बातों का जिक्र किया। कांग्रेस 70 से ज्यादा सीटों के साथ यहाँ पर नजर आएगी, बीजेपी 10 का आंकड़ा भी छू ले तो ये बड़ी बात होगी, ये उदय भान कह रहे हैं। तो एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के दौरान उन्होंने सीट बंटवारे को लेकर, अपनी रणनीति को लेकर, अपनी लिस्ट को लेकर, नेताओं को लेकर, सीट बंटवारे को लेकर, हर एक पहलू को लेकर उन्होंने विस्तार से बातचीत की, खुलकर जवाब दिए, खुलकर बातचीत की है। तो हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने दरअसल खुलकर बातचीत की है। राम राम, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा, आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। खबरों की बात करें लेकिन उससे पहले आपको सुनवा देते हैं, जहां पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान से एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के दौरान इन खबर हरियाणा के एडिटर विनोद लांबा ने खास बातचीत की है, सुनवा देते हैं आपको। नमस्कार, मेरा नाम विनोद लांबा है और हरियाणा का चुनाव शुरू हो चुका है। ग्राउंड रिपोर्ट आपको देखने को मिलेगी और ग्राउंड रिपोर्ट में हरियाणा की हवा क्या कह रही है लगातार आप तक पहुंचाएंगे और बड़े बड़े नेताओं से आपकी मुलाकात कराएंगे। टिकट बंटवारा कांग्रेस का हो चुका है, रात को 3-3 बजे तक हम भी जगे, आप भी जगे और उसके बाद टिकट आ चुकी है। टिकट बांटने वाले ही हमारे साथ हैं और मौका मिला है बातचीत करने का। उदय भान साहब हैं हमारे साथ, जो कि हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। सर, 3 बजे तक जगा रहे हो, कितनी देर तक आपकी टिकटें आ रही हैं? क्या था कांग्रेस में, आज नॉमिनेशन की तारीख थी और आज तक सर टिकटें आई, क्या वजह रही? अब देखा कांग्रेस की रणनीति कितनी जबरदस्त होती है, वो खुद आपने महसूस कर लिया होगा। बिल्कुल सारा आज कांग्रेस एकजुट है। नहीं, एकजुट की तो बात है, लेकिन ये स्ट्रेटेजी के तहत आप लोगों ने 12 तारीख तक टिकटें निकाली? सारा स्ट्रेटेजी यही, और मीटिंगें तो बहुत पहले हो चुकी थी सारी। तो एक सवाल इसी से जुड़ा हुआ है, अब हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते अब आप क्या कहेंगे? और ये मुझे सर बताइए कि अब टिकट वितरण के बाद प्रदेश अध्यक्ष साहब कितने आश्वस्त हैं अपने टिकट बंटवारे से, जैसा आप चाह रहे थे? फाइनली ठीक है, तमाम स्टेक होल्डर्स होते हैं पार्टी में, तो अध्यक्ष जी सीधा सवाल मेरा ये है कि हाउ मच यू आर सेटिस्फाइड विद द टिकट? नहीं, पूरी तरह से सेटिस्फाइड है और बहुत जबरदस्त लोगों का उत्साह देखने को मिला है। पूरा जो मैंने देखे हैं कि जो नॉमिनेशन फाइल करने जा रहे हैं हमारे कैंडिडेट, जो जन सैलाब निकल कर आ रहा है, उनके साथ में जो जन समर्थन मिल रहा है, पूरा ऐसा लगता है कि पूरे हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस की आंधी आ चुकी है और भारी बहुमत के साथ, जैसा मैं पहले भी मेरा मानना है कि हम 70+ सीटें
जीत करके हरियाणा में सरकार बनाएंगे। विनेश फोगाट को टिकट, बजरंग पूनिया को टिकट नहीं। और एक सवाल भाजपा, ये भाजपा का सवाल नहीं था, ये मेरा सवाल था, भाजपा का सवाल है। सुरेंद्र पवार साहब जो मौजूदा विधायक है, उसको लेकर भाजपा मुद्दा बना रही है कि आप लोगों ने ऐसे कैंडिडेट दे दिए जिन्हें जेल से आकर आवेदन भरना पड़ रहा है और आज 5 घंटे की बाहर आए और अपना आवेदन करके वापस जेल में चले। इसी से तो पता लगता है कि किस तरह से पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत हमारे विधायकों के साथ केस बना रहे हैं, लेकिन कांग्रेस उनके पीछे खड़ी है। इनकी कोई भी इस तरह की जो साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। ये जो बदनाम करने का, जो झूठे मुकदमे दर्ज करने का, जो हमारे विधायकों को बदनाम करने का जो ये षड्यंत्र करते हैं, जिस प्रकार से एजेंसियों का दुरुपयोग करते हैं, ये सब अब जग जाहिर है। हर आम आदमी को पता है कि भारतीय जनता पार्टी जहाँ जहाँ भी चुनाव होते हैं, जिस प्रदेश में, वहाँ के जो नेताओं के साथ में इस तरह का बर्ताव करती है। तो ये बेसिकली आप लोगों की स्ट्रेटेजी थी कि भाई अगर कुछ आरोप लग रहे हैं तो अगर बैक नहीं करेंगे तो गलत मैसेज जाएगा, और जो भाजपा जो वाले सवाल उठा रहे हैं उनको क्या जवाब देंगे? नहीं, आरोप होना और आरोप साबित होना में बहुत फर्क है। जब तक कोई कन्विक्टेड ना हो, जेल में से कितने लोग चुनाव लड़े और जीते हैं? ये कोई पहली बार हुआ क्या हिंदुस्तान में? कितने ही जो सीनियर जो लीडर्स जो जेल में से चुनाव जीते हैं। सिटिंग गेटिंग का फॉर्मूला पूरी तरह से चला, तो जो आवेदन की बात आई थी सर, आवेदन तो 2500 से ज्यादा हो गए थे। अगर यही दाब लगाना था तो इतने सारे आवेदन मंगाने की जरूरत क्या थी सर? नहीं, आवेदन अलग अलग लोगों के अंदर कितना उत्साह था, जो सभी लोगों ने अप्लाई किया। ये तो है कि कांग्रेस की टिकट मांगने वाले कितने लोगों को, मैं नहीं तो टिकट मांगने वाले पैदा नहीं हुए कितनी पार्टियों में। ये तलाश ही करते रहे कि कांग्रेस की टिकट बढ़ जाए, ये बीजेपी की टिकट बढ़ जाए, फिर जो बचे तो हम उनको अपना कैंडिडेट बनाए, उनको भी मौका नहीं मिला। यही तो बात है। 36 बिरादरी का समन्वय नजर आता है इसमें, और प्रदेश अध्यक्ष जो बोलेंगे वो आवाज पूरी जनता तक जाएगी, पूरे हरियाणा तक जाएगी। किस तरह का टिकट वितरण है इसमें, किस किस आधार पर, और सबको आप लोगों ने कोशिश की है? बहुत बेहतरीन टिकट वितरण हुआ है। सब जगह जो सीधा है, जिताऊ और टिकाऊ, जो मजबूत, जो लोग का जो हमारा जो फार्मूला था कि भाई जो बेहतर पार्टी को मजबूत लगा उसको हमने मैदान में उतारा है। एक नरवाल का मुझे जिक्र याद है, एक चिकारा है, एक दो जगह से और खबरें आई। प्रोफेसर संपत सिंह का मुझे अभी अपडेट लास्ट में नहीं है कि क्या है। अगर मैं बागियों का पूछूं, और मैं आपसे मौका जरूर पूछूंगा, और भाजपा पर भी आप सवाल उठाइएगा, क्योंकि बागियों की कमी, मैं ऑन कैमरा कह रहा हूं इस बात को कि कमी इस बार भाजपा में भी नहीं है। और 10-15 साल से जो मैं हरियाणा की पत्रकारिता कर रहा हूँ, भाजपा में अमूमन देखने को नहीं मिल रहा था। और रामविलास शर्मा साहब के भी आज आंसू देखने को मिले। आवेदन उन्होंने भरा लेकिन टिकट उनकी कट गई। लेकिन सर, पहले आप प्रदेश अध्यक्ष हो, आप अपने बारे में बताइए। चिकारा साहब हो गए, एक जो लड़का है नया यंग है, इसके अलावा 2-3 और लोग भी हैं। नरवाल का मैंने एक नाम लिया, वो कह रहे थे कि मेरे साथ धोखा हुआ, पहले मुझे बोला गया था। तो आप लोगों के यहाँ, आपके घर में, कांग्रेस के घर में कितने बागी हैं? हमारा कोई बागी नहीं है, सब कांग्रेस एकजुट है जिसको टिकट दिया है। और थोड़ा बहुत तो स्वाभाविक है, मतभेद है, लोकतंत्र है। जो ये सोचता है कि मुझे टिकट का मेरा अधिकार था, मुझे हक नहीं मिला, तो ऐसे सभी जगह, सभी पार्टियों में सब जगह मिलेंगे। लेकिन पार्टी सोच समझ करके टिकट लेती है, सारे पहलुओं पर विचार विमर्श करके कोई डिसीजन लिए जाते हैं, और जो फैसला लिए जाते हैं वो सही है। आप और हम जिस ब्रिज बेल्ट से आते हैं, वहां जो टिकट वितरण था, एक झटका कल दिया रात को शारदा राठौर की जगह पराग शर्मा को टिकट मिली, और ललित नागर साहब की टिकट भी रात और सुबह के दरमियानी रात जो हुई, उसमें पूर्व विधायक ललित नागर साहब भी निबट गए। उनके जगह एक युवा को चेहरा बनाया गया, रोहित नागर को। ये 2 टिकटों का वितरण और इनके आंसू की वीडियो भी तमाम है। देखिए, 7 जो हमारी असेंबली हैं फरीदाबाद लोकसभा की, उनके बारे में पहले ही सिंगल नाम का फैसले हो चुके थे लगभग, और वो 2 सीटों पर पैनल था, बल्लभगढ़ पे और तिगांव पर। वो कांग्रेस प्रेसिडेंट को अधिकृत किया था, उन्होंने जो फैसला लिया वो कर लिया। तो वो लोग तो निर्दलीय आवेदन भर चुके हैं आज। नहीं, फिर इसमें क्या बात है? निर्दलीय भरने का वो अपना उनका अधिकार है। नहीं, आपने किसी को मनाने की कोशिश की है? प्रदेश अध्यक्ष हैं, आपकी पूरी टीम है, तो जो कप्तान होता है, कप्तान से ही तो सवाल पूछेंगे हम। देखेंगे, अभी तो नॉमिनेशन आज हुआ है, अब मनाने का तो प्रक्रिया इसके बाद में शुरू होगी।
लेकिन प्रयास किए जाएंगे कांग्रेस की तरफ से। हाँ, जो संभव हो सकता है प्रयास किए जाएंगे। अब भाजपा पर आ जाते हैं, और मैंने जैसा कहा अपने इंट्रोडक्शन के सवाल में कि भाजपा में अमूमन देखने को नहीं मिलता था। रामविलास शर्मा साहब का उदाहरण है, कर्णदेव कंबोज साहब का उदाहरण है, और इसके अलावा जो एक सांसद साहब हैं कुरुक्षेत्र से, जिंदल साहब, उनकी माताजी भी निर्दलीय आज ताल ठोक के हिसार से आ गई हैं। तो बहुत उदाहरण और संख्या, इतने इस्तीफे हुए, 10-15 साल से इनकी सरकार है, हम लोग भी सर कवर कर रहे हैं, आपकी तो राजनीति 30 साल से ऊपर की है। तो ये भाजपा में देखने को नहीं मिलता था, ये वजह क्या है? और एक वजह, और मैं बिल्कुल कैमरे पे बोल रहा हूं कि ये वजह समझ में नहीं आई कि बागियों को मनाने भी बहुत लोग गए थे, सीएम साहब भी पहुंचे, लेकिन कर्णदेव कंबोज साहब नहीं पहुंचे बने इनसे। तो भाजपा में बागियों की संख्या बहुत बड़ी इस बार है अध्यक्ष जी। भाजपा है कहाँ? भाजपा तो जो है वो जो भाजपा जो सिद्धांतवादी, जो प्रिंसिपल की, जो आरएसएस की विचारधारा से जुड़ी हुई थी, वो तो है ही नहीं। अब तो ये सारे स्वार्थी लोगों का जमघट हो गया है। कोई भी किसी पार्टी का हो, किसी को भी लाकर के टिकट दे देते हैं। जो बाहर से आता है उसको ज्यादा पसंद करते हैं, चाहे वो जेजेपी का हो, चाहे वो कांग्रेस से गया हो। आज तो जो है ना, आधे से ज्यादा तो एमपी के जो कैंडिडेट इनके कांग्रेस से गए हुए हैं। ऐसे विधायकों में आप देख लें कि कोई कांग्रेस से गया हुआ, कोई जेजेपी से, कोई, इनका अपना कैडर है ही नहीं। तो जो अपना कैडर नहीं है और दूसरे लोगों पर ये पूरी तरह से आश्रित है, तो यही होगा। कितने बागी हैं इनके? चारों तरफ आप देख रहे हैं कि बागियों का ये सारा बागी हो रहे हैं डेली सारा। इसमें तो कई दिन से तो चर्चा हो रही है, इसको चर्चा होते हुए 8-10 दिन हो गए। और एक पर जिक्र जरूर कीजिए, दक्षिण हरियाणा की राजनीति में राव इंद्रजीत साहब भाजपा के साथ तो हैं, उनकी बेटी को भी टिकट मिल गई, लेकिन उनका बयान है, और उनका बयान कैमरे पर है अध्यक्ष जी, और वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि लोगों की इच्छा है कि मैं सीएम बनूं, लेकिन भाजपा की तरफ से क्लियर किया जा चुका है, और वो कह रहे हैं कि भाई सीएम के चेहरे के तौर पर जो मौजूदा सीएम है वही रहेंगे, और उनकी सरकार आती है तो नायब सिंह सैनी साहब को बनाएंगे। राव इंद्रजीत साहब का ये बयान, रामविलास शर्मा साहब के बारे में भी मैं आपसे जरूर कमेंट चाहूंगा। पहले उन्होंने निर्दलीय भर दिया और फिर उसके बाद वापस ले लिया, क्योंकि आपके साथ जब आप भी पुराने समय से विधायक रहे हैं, वो भी उस समय से रहे हैं, महेंद्रगढ़ से जीत के आते थे, आप लोगों का रहा होगा। आप जो कांग्रेस पे आरोप लगाते थे गुटबाजी का, अब आपके सामने देख रहे हैं कि क्या गुटबाजी का क्या नमूना है। लोग अंदर से कितने टूटे हुए, कितने दुखी हैं। आज सबसे ज्यादा दुखी आत्मा राव इंद्रजीत है। कभी ऐसा हुआ है कि जो 15 साल से 20 साल से 10 साल इनके हो गए, पहले अपना कांग्रेस उसमें राज्य मंत्री रह गए, वो तो इनका तो रिकॉर्ड हो गया। और ऐसा वो महकमा क्या है वो किसी को नहीं पता, किस महकमे के मंत्री हैं। शायद उनको खुद को भी नहीं पता कि तुम किस महकमे के, ना तो कभी कोई मीटिंग होती, ना कहीं कोई वो मीटिंग ले सकते, ना कोई अधिकार किसी तरह से। सिर्फ उनको ऑफिस दे रखा है और अपना कोठी और ये बंगला, और अपना जो आप कहना चाह रहे हैं नाम के मंत्री हैं। और उनका इनकी दोनों बार सरकार बनाने में महत्वपूर्ण रोल रहा है पूरे दक्षिण हरियाणा में। लेकिन उनको जितना अपमानित किया है बीजेपी ने, ये आज आम जनता बोलने लगी है, और उनका खुद आत्मा रोने लगी है। वो कहने लगे खुद को मेरे साथ क्या हो रहा है। लोग ये चाहते हैं, लेकिन उनके साथ पीड़ा क्या, किस तरह से उनके साथ में वार हो रहा है, मुझे बताने की जरूरत नहीं। रामविलास शर्मा जो इस बीजेपी का चेहरा थे, सबसे सीनियर आदमी है, सारा शुरू से इस संघ से जुड़े हुए, जनसंघ से जुड़े हुए, उनकी 2 बार 3 बार वो प्रदेश अध्यक्ष रहे। उनकी अध्यक्षता में सरकार बनी थी भारतीय जनता पार्टी की। उनको इस तरह से दूध में से मक्खी की तरह निकाल दिया गया। उनको कोई आज पूछ नहीं रहा। जो सबसे सीनियर वरिष्ठ नेता, जिसने बीजेपी खड़ी की, जिसको यहाँ हरियाणा में उसका लालन पालन किया, उसको आगे बढ़ाया, छोटे से को, जो बीजेपी 2 सीट 1 सीट की 4 सीट की पार्टी थी, उसको इस लेवल पर पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। आज उनके देखे आंसू किस तरह से उनके साथ में इसने इन लोगों ने बर्ताव किया है। आज इन्होंने ना भाजपा की किसी नीति को देखा है, इन्होंने एक तरह से लोगों को अपमानित करने का, जिसको चाहते हैं भाई इसको उसमें डाल दो, लाल कृष्ण आडवाणी की तरह मार्गदर्शन में, और उनमें मुरली मनोहर जोशी की तरह
इस तरह से लोगों को, बुजुर्गों का अपमान कर रही है क्या इनकी पार्टी? हाँ, बुजुर्गों का अपमान कर ही रही है। सारे देख रहे हैं, जो जिन्होंने बीजेपी खड़ी की, जिन्होंने अपना खून पसीने से सींचा, इसको बीजेपी को इस लायक बनाया कि देश में शासन करने लायक, आज जो है उनको अपमानित तो होना पड़ रहा है 10 साल से। सर, क्या एक दिन में चर्चा चली थी, आपसे बेहतर कौन बता पाएगा, अब तो टिकट वितरण होना था, हो लिया। एक तो सवाल इसी से जुड़ा हुआ है, ये क्या रामविलास शर्मा साहब को आप लोगों ने ऑफर की थी कि भिवानी सीट से आप चुनाव लड़ लीजिए? नहीं नहीं, हम क्यों ऑफर करते, हमारे पास भिवानी में 72 कैंडिडेट कई थे, लेकिन अपने पार्टी ने उनको, कम्युनिस्ट पार्टी को एक सीट देनी थी, उन्होंने उनको लिए किया। अब ये बात आपको कहाँ से मिली? कहाँ चर्चाओं में थी सर, चर्चाओं में थी। चर्चा में तो पता नहीं, रोज मीडिया में क्या क्या चर्चा में होती है पता नहीं चलता। डायरेक्ट फ्रॉम द हाउस माउथ होता है, तो आपसे बेहतर कौन हो सकता है। सर, एक चीज और बताइए, चर्चा तो आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन की बहुत थी, सपा का भी रोल था और इंडिया ब्लॉक के तहत आप लोग लड़ना चाह रहे थे। पहली बात तो वो गठबंधन सिरे चढ़ा नहीं, और अगर नहीं चढ़ा तो उससे फायदा नुकसान कांग्रेस का कुछ हुआ? नहीं, कोई नुकसान नहीं। कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस अपना आप में सक्षम थे, हम तो पहले से कह रहे थे। स्टेट यूनिट हमसे स्टेट यूनिट कह रही थी, हमसे पूछा भी था, तो वहाँ मीटिंग में हमने राहुल जी से और खड़गे जी से कहा था कि आम आदमी पार्टी को स्पेस देने की कोई ज़रूरत नहीं, हम अपने आप में सक्षम हैं। लेकिन फिर भी अगर हाईकमान को ये सोचता है कि कोई अपने राष्ट्र हित में इंडिया गठबंधन को देखते हुए अगर वो कोई ऐसा सोचते, तो जो आदेश होगा हाईकमान का उसको स्टेट यूनिट पालन करेगी। लेकिन कई राउंड की मीटिंग हुई, वो सिरे क्यों नहीं चढ़ पाया? ये मैं तो मीटिंग में था नहीं, क्यों नहीं चढ़ी है तो जो मीटिंग में हिस्सा थे वो बता सकते हैं। अध्यक्ष जी, ऐसे जैसे फाइल है ना, अब मैं इसे पूछता हूँ भाई आपसे, एक तरफ आपने कांग्रेस की देख ली, एक तरफ आपने बीजेपी की देख ली, और एक तरफ आपने देख ली जेजेपी का और एनएलडी का। किसकी फाइल, किसके 90 उम्मीदवारों के जो नाम आए हैं, आपके तो 89 है, एक सीपीआईएम को दिया आपके गठबंधन में, किसकी फाइल कैंडिडेटों की सबसे भारी है? ये आपने देखा नहीं है? फाइल को बताने के लिए आपके ऊपर ही छोड़ देता हूँ। चर्चा तो आपकी कांग्रेस की टिकटों की है, ये बखूबी रणनीति आपने लोकसभा में भी अपनाई। भाई, ये मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि चर्चा जब चल रही थी, इलेक्शन तो हो रहा था, इलेक्शन हो रहा था, अब ये अध्यक्ष जी का, हुड्डा साहब का, बाकी लोगों का, मास्टर्स लोग समझ लो या क्यों, इन लोगों ने, यानी कि कांग्रेस के लोगों ने 3 दिन तक, रात के 12 बजे तक, 1 बजे तक, 3 बजे तक ये माहौल बना दिया कि चुनाव की चर्चा से ज्यादा लोगों के कमेंट्स आते थे, हमसे सवाल पूछते थे, फोन आते थे कि कांग्रेस की टिकट कब आएगी। बहुत बेहतरीन टिकटों का वितरण हुआ है और सही समय पर सही निर्णय लिए गए हैं। आगे अब रणनीति, एक घोषणा पत्र की तैयारी थी, वो कब लॉन्च होने वाला है? और उसके बाद साथ साथ सर जुड़ा हुआ ये भी बताइए कि कौन कौन सीनियर लीडर, राहुल गांधी साहब भी शायद मुझे लगता है विदेश से वापस आ गए हैं, प्रियंका गांधी भी रहेंगी क्या, सोनिया गांधी जी भी रहेंगी क्या, खड़गे साहब भी रहेंगे, राष्ट्रीय स्तर के नेताओं के किस तरह के कार्यक्रम बन रहे हैं? नहीं, घोषणा पत्र का हमने, जो हमारे प्रदेश का, जो हमने इलेक्शन मैनिफेस्टो कमेटी बनाई थी, उन्होंने अपना पूरी तरह से उसकी रूपरेखा, जो भी उसमें तथ्य थे सारे जो होने चाहिए, वो उन्होंने रख करके और हाईकमान को प्रस्तुत किए हैं। अब हाईकमान उन घोषणा पत्र पर जो एक्सपर्ट्स के राय लेकर के उस पर अपना उसके कर रहे हैं, पूरी तरह से चर्चा उसमें एक्सपर्ट से राय ली जा रही है और बहुत जल्द हम अपना घोषणा पत्र जारी करेंगे। बड़े चेहरों में से, आला कमान के चेहरों में से कौन कौन आएगा हरियाणा में? सभी आएंगे, वो अभी मीटिंग में जहाँ जिसके जैसे जो डिमांड है, राहुल जी भी होंगे, खड़गे जी भी होंगे, प्रियंका जी भी होंगे, हमारे अलग अलग विभिन्न प्रदेशों के जो बड़े नेता हैं वो सभी होंगे। और आपको अभी पता लग जाएगी, शायद कल तक हो जाए, हमारा जो स्टार कंपेनर है 40 लोगों का, उनका लिस्ट लगभग अप्रूव हो गई है और वो इलेक्शन कमीशन को भेज दी है। वहाँ से जैसे ही होगा, अभी आपको शायद हो सकता है कल तक